कल्पना कीजिए, आप पूरी जिंदगी ये मानते रहे कि आप अपने विचारों के मालिक हैं। आप जो सोचते हैं, जो निर्णय लेते हैं, जो महसूस करते हैं, सब कुछ आपके नियंत्रण में है। लेकिन अगर ये सच ना हो तो? अगर आपके भीतर एक ऐसा अदृश्य संसार हो जो चुपचाप आपके फैसलों को प्रभावित करता हो, आपके डर को, आपकी इच्छाओं को और यहाँ तक कि आपके सपनों को भी। और अगर कोई व्यक्ति पहली बार इस छुपे हुए संसार का दरवाजा खोलने की कोशिश करे तो? ये कहानी है उस व्यक्ति की जिसने मानव मन की सबसे गहरी परतों को समझने की कोशिश की। उसका नाम था सिगमंड फ्रॉयड। और उसकी खोज ने दुनिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम सच में खुद को जानते हैं? आप सुन रहे हैं रेडियो पाठशाला, जहां हम खोजते हैं धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान के गहरे सत्य। आज की इस विशेष ऑडियो बुक में हम करेंगे एक गहरी यात्रा मानव मन के रहस्य और अवचेतन की दुनिया में। अध्याय 1, मनुष्य का छुपा हुआ संसार। 1880 के दशक का यूरोप। सर्द शाम धीरे धीरे उतर रही है। गैस लैंप की पीली रोशनी में चमकती सड़कें, घोड़ा गाड़ी की धीमी आवाज और पुराने यूरोपीय शहर की शांत लय। ये शहर है वियना, यूरोप का एक महान बौद्धिक केंद्र। यहाँ संगीत है, कला है, दर्शन है और यहीं जन्म लेने वाला है मानव मन के अध्ययन का एक नया युग। इन्हीं सड़कों पर रोज एक युवा डॉक्टर चलता था, गंभीर चेहरा, तेज आंखें और मन में अनगिनत सवाल। उस डॉक्टर का नाम था सिगमंड फ्रॉयड। फ्रॉयड का सवाल साधारण था, पर उसका उत्तर पूरी मानव सभ्यता को बदलने वाला था। मनुष्य खुद को कितना जानता है? समाज का उत्तर साफ था, मनुष्य तर्कशील प्राणी है। वो सोचता है, निर्णय लेता है और अपने जीवन का मालिक है। लेकिन फ्रॉयड को इस उत्तर में कुछ अधूरा लगता था, क्योंकि अस्पताल में अपने मरीजों के बीच उसने कुछ अजीब देखा। कई लोग कहते थे, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था, फिर भी मैंने कर दिया। कोई व्यक्ति गुस्सा नहीं करना चाहता, फिर भी अचानक गुस्से में सब कुछ तोड़ देता है। कोई व्यक्ति किसी से प्रेम नहीं करना चाहता, फिर भी उसके मन में भावनाएं पैदा हो जाती हैं। कोई व्यक्ति किसी डर को तर्क से समझता है, फिर भी वो डर खत्म नहीं होता। फ्रॉयड को लगा, अगर मनुष्य सच में अपने मन का मालिक है तो वो अपने ही व्यवहार को नियंत्रित क्यों नहीं कर पाता? क्या ऐसा हो सकता है कि मनुष्य के भीतर कोई छुपी हुई शक्ति काम कर रही हो? एक ऐसी शक्ति जो दिखाई नहीं देती, एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हम जानते भी नहीं, और फिर भी वही हमारे फैसलों को प्रभावित करती है। ये सवाल धीरे धीरे फ्रॉयड के जीवन का केंद्र बन गया। दिन में वो अस्पताल में मरीजों का इलाज करता और रात में बैठकर मनुष्य के व्यवहार के रहस्य के बारे में सोचता। उसे लगने लगा कि मानव मन एक साधारण कमरा नहीं है, बल्कि एक विशाल महल है, जिसका केवल एक छोटा सा हिस्सा रोशनी में है और बाकी हिस्सा अंधेरे में छिपा हुआ है। फ्रॉयड ने सोचना शुरू किया, अगर मनुष्य का अधिकांश मन अंधेरे में छुपा है, तो क्या हम वास्तव में खुद को जानते भी हैं? यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जो मानव मन की सबसे गहरी परतों तक जाने वाली थी। एक ऐसी यात्रा जो दुनिया को पहली बार बताएगी कि मनुष्य केवल तर्क से नहीं चलता, उसके भीतर एक विशाल रहस्यमय संसार छुपा हुआ है, अवचेतन मन का संसार। और इस रहस्य की खोज अभी बस शुरू हुई थी। अध्याय 2, अजीब मरीज और अजीब लक्षण। वियना का वो अस्पताल उस समय यूरोप के सबसे व्यस्त चिकित्सा केंद्रों में से एक था। लंबे गलियारों में डॉक्टरों की तेज चाल, मरीजों की फुसफुसाहट और दवाइयों की गंध, सब कुछ सामान्य लगता था। लेकिन इस सामान्यता के भीतर कुछ ऐसा था जो सिगमंड फ्रॉयड को लगातार परेशान कर रहा था। उसके सामने रोज ऐसे मरीज आते थे जिनकी समस्या समझ से बाहर थी। उनके शरीर में कोई चोट नहीं थी, कोई बीमारी नहीं थी, डॉक्टरों की जांच भी सामान्य आती थी। फिर भी कोई मरीज अचानक बोलना बंद कर देता, कोई अपना हाथ हिलाने में असमर्थ हो जाता, कोई बिना कारण के डर से कांपने लगता। डॉक्टर हैरान थे, अगर शरीर में बीमारी नहीं है तो ये समस्या है कहाँ? उस समय चिकित्सा विज्ञान का उत्तर बहुत सरल था, ये सब कल्पना है। कई डॉक्टर ऐसे मरीजों को गंभीरता से नहीं लेते थे, लेकिन फ्रॉयड को ये उत्तर संतोषजनक नहीं लगा। उसे लगता था कि इन लक्षणों के पीछे कोई गहरा कारण छुपा हुआ है। इसी समय उसकी मुलाकात एक अनुभवी डॉक्टर से हुई।
उनका नाम था जोसेफ ब्रॉयर। ब्रॉयर एक बेहद रोचक केस पर काम कर रहे थे। ये एक युवा लड़की थी। इतिहास में उसे एन्ना ओ के नाम से जाना गया। उसके लक्षण बहुत अजीब थे। कभी वो बोल नहीं पाती थी, कभी उसकी आंखों की रोशनी चली जाती थी, कभी उसके हाथ सुन्न हो जाते थे। लेकिन डॉक्टरों की जांच में शरीर पूरी तरह स्वस्थ था। फिर एक दिन इलाज के दौरान कुछ असाधारण हुआ। ब्रॉयर ने देखा कि जब वो लड़की अपने पुराने अनुभवों के बारे में बोलती है, अपने दर्द, डर और दबे हुए भावों को व्यक्त करती है, तो उसके लक्षण धीरे धीरे कम होने लगते हैं, जैसे उसके मन का बोझ हल्का हो रहा हो। ये देखकर खुद मरीज ने कहा, ये तो टॉकिंग क्योर है, यानी बोलकर इलाज। फ्रॉइड के लिए ये खोज बेहद महत्वपूर्ण थी। उसे पहली बार लगा कि शायद बीमारी शरीर में नहीं, मन की गहराई में छुपी है। शायद मनुष्य के भीतर कुछ ऐसी यादें और भावनाएं होती हैं जिन्हें वो स्वीकार नहीं कर पाता। वो उन्हें दबा देता है, लेकिन वे यादें गायब नहीं होती। वे कहीं गहराई में छुप जाती हैं और फिर किसी न किसी रूप में वापस लौटती हैं, कभी डर बनकर, कभी दर्द बनकर, कभी बीमारी बनकर। फ्रॉइड के मन में एक नया विचार जन्म लेने लगा। मनुष्य का मन केवल चेतन विचारों से नहीं बना है। उसके भीतर एक विशाल संसार है, जहां दबे हुए अनुभव और इच्छाएं छुपी रहती हैं, और शायद वही हमारे व्यवहार को नियंत्रित करती हैं। ये विचार धीरे धीरे एक नई मनोवैज्ञानिक क्रांति का बीज बनने वाला था। लेकिन अभी फ्रॉइड को मन के उस छुपे हुए संसार को समझना बाकी था। अध्याय 3, मन का हिमखंड। कुछ समय बीत चुका था। मरीजों के अनुभव, उनकी कहानियां और मन के रहस्यमय व्यवहार ने सिगमंड फ्रॉइड के मन में एक नया विचार जन्म दिया। उसे लगने लगा था कि मनुष्य का मन उतना सरल नहीं है जितना लोग समझते हैं। एक शाम वो अपने अध्ययन कक्ष में बैठा था। टेबल पर किताबें फैली हुई थीं। खिड़की के बाहर सर्द हवा बह रही थी और फ्रॉइड अपने मन में एक चित्र बना रहा था। वो सोच रहा था, अगर मनुष्य के मन को किसी चीज से तुलना करनी हो तो वो किसके जैसा होगा। तभी उसके मन में एक रूपक आया, समुद्र में तैरता हुआ हिमखंड। समुद्र की सतह पर आपको केवल एक छोटा सा हिस्सा दिखाई देता है, लेकिन उसके नीचे पानी के भीतर छुपा होता है उससे कई गुना बड़ा भाग। फ्रॉइड ने कहा, मानव मन भी बिल्कुल ऐसा ही है। जो हिस्सा हमें दिखाई देता है वो बहुत छोटा है। इसे उन्होंने कहा चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। यही वो हिस्सा है जिससे हम सोचते हैं, निर्णय लेते हैं और दुनिया को समझते हैं। जब आप अभी ये कहानी सुन रहे हैं, जब आप किसी समस्या के बारे में सोचते हैं, तो आपका चेतन मन काम कर रहा होता है। लेकिन फ्रॉइड के अनुसार ये मन का केवल छोटा सा भाग है। इसके नीचे छुपा हुआ है एक विशाल संसार, एक ऐसा संसार जिसे हम सीधे नहीं देख सकते। इसे उन्होंने कहा अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड। ये अवचेतन मन भरा हुआ है अधूरी इच्छाओं से, पुराने डर से, बचपन की यादों से, दबे हुए अनुभवों से। कई बार हम उन अनुभवों को भूल जाते हैं, या शायद हम जानबूझकर उन्हें भूलना चाहते हैं। लेकिन वे अनुभव कहीं गायब नहीं होते। वे हमारे मन की गहराई में छुप जाते हैं और वहीं से धीरे धीरे हमारे व्यवहार को प्रभावित करते रहते हैं। फ्रॉइड का दावा बहुत साहसिक था। उन्होंने कहा, मनुष्य का असली संचालन उसके चेतन मन से नहीं, बल्कि उसके अवचेतन मन से होता है। यानी हम सोचते हैं कि हम अपने फैसले खुद लेते हैं, लेकिन कई बार हमारे फैसले उन इच्छाओं और डर से प्रभावित होते हैं जिनके बारे में हमें खुद भी पता नहीं होता। ये विचार उस समय की दुनिया के लिए बिल्कुल नया था। लोग मानते थे कि मनुष्य पूरी तरह तर्कशील है, लेकिन फ्रॉइड कह रहे थे, मनुष्य के भीतर एक विशाल अंधेरा महासागर है और उस महासागर में छुपी शक्तियां उसके जीवन की दिशा तय करती हैं। अब फ्रॉइड की खोज और गहराई में जाने वाली थी, क्योंकि अगर अवचेतन मन सच में इतना शक्तिशाली है तो उसका संदेश हम तक पहुंचता कैसे है? इस सवाल का उत्तर उन्हें जल्द ही मिलने वाला था, सपनों की दुनिया में। अध्याय 4, सपनों की भाषा। रात का समय था। शहर धीरे धीरे शांत हो चुका था। सड़कों की हलचल थम गई थी। लोग अपने घरों में सो चुके थे, लेकिन एक जगह अभी भी रोशनी जल रही थी। ये अध्ययन कक्ष था सिगमंड फ्रॉइड का। फ्रॉइड कई दिनों से एक नई चीज पर विचार कर रहे थे, सपने। सदियों से लोग सपनों को रहस्य मानते आए थे। कुछ लोग कहते थे सपने भविष्य बताते हैं, कुछ लोग मानते थे ये केवल दिमाग की बेमतलब हरकत है। लेकिन फ्रॉइड ने सपनों को बिल्कुल अलग दृष्टि से देखा। उन्होंने सोचा,
अगर मनुष्य का अवचेतन मन सच में मौजूद है तो शायद वो हमसे किसी तरह संवाद करता होगा, और शायद वो संवाद सपनों के माध्यम से होता है। फ्रॉयड ने अपने सपनों का विश्लेषण शुरू किया। उन्होंने अपने मरीजों से भी उनके सपनों के बारे में पूछा। धीरे धीरे उन्हें एक पैटर्न दिखाई देने लगा। कई सपनों के पीछे किसी न किसी इच्छा का संकेत छुपा होता था। ऐसी इच्छाएं जो जागते समय पूरी नहीं हो पातीं, ऐसी भावनाएं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता, ऐसे डर जिन्हें हम स्वीकार नहीं करना चाहते। फ्रॉयड ने कहा, जब ये इच्छाएं और भावनाएं दब जाती हैं तो वे रात के समय सपनों में प्रतीकों के रूप में सामने आती हैं। इस विचार को उन्होंने विस्तार से लिखा अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। ये पुस्तक 1899 में प्रकाशित हुई और इसने मनोविज्ञान की दुनिया में एक नई क्रांति शुरू कर दी। फ्रॉयड ने बताया कि सपनों के 2 स्तर होते हैं। पहला स्तर है प्रत्यक्ष सपना, मैनिफेस्ट कंटेंट, यानी वो कहानी जो हम सपने में देखते हैं, लेकिन इसके पीछे छुपा होता है दूसरा स्तर, गुप्त अर्थ, लेटेंट कंटेंट, यानी वो वास्तविक इच्छा या भावना जो प्रतीकों के रूप में सामने आती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति सपने में उड़ रहा है तो ये केवल उड़ान का सपना नहीं है, ये शायद स्वतंत्रता की इच्छा का प्रतीक हो सकता है। अगर कोई व्यक्ति किसी से भाग रहा है तो ये किसी दबे हुए डर का संकेत हो सकता है। फ्रॉयड ने एक साहसिक दावा किया, सपने अवचेतन मन का संदेश है। वे उस दुनिया की झलक दिखाते हैं जो हमारे भीतर छुपी हुई है, एक ऐसी दुनिया जहां हमारी असली इच्छाएं और भावनाएं रहती हैं। फ्रॉयड ने कहा, सपनों को समझना मानव मन के रहस्य को समझने की कुंजी है। अब उनके सामने एक और बड़ा प्रश्न था। अगर अवचेतन मन हमारे सपनों और व्यवहार को प्रभावित करता है तो हमारे व्यक्तित्व के भीतर आखिर कौन-कौन सी शक्तियां काम करती हैं? इस प्रश्न का उत्तर फ्रॉयड जल्द ही देने वाले थे, मन के 3 पात्रों की कहानी में। अध्याय 5, मन के 3 पात्र। अब तक सिगमंड फ्रॉयड ये समझ चुके थे कि मनुष्य का मन केवल एक सीधी सरल चीज नहीं है। उसके भीतर कई परतें हैं, कई इच्छाएं हैं, कई विरोधी भावनाएं हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था। अगर मनुष्य के भीतर इतने विचार और इच्छाएं हैं तो आखिर निर्णय कौन लेता है? एक रात फ्रॉयड अपने अध्ययन कक्ष में बैठे थे। वे मानव मन को समझने के लिए एक नया मॉडल बना रहे थे, और तब उन्होंने एक रोचक कल्पना की। उन्होंने कहा, मानव मन को ऐसे समझो जैसे किसी कहानी के 3 पात्र हों, 3 अलग-अलग शक्तियां जो हर समय हमारे भीतर सक्रिय रहती हैं। पहली शक्ति है आईडी। ये मन का सबसे पुराना और सबसे मूल भाग है। जब एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके मन में सबसे पहले यही शक्ति होती है। इड केवल एक ही बात समझती है, सुख। भूख लगी है तो खाना चाहिए, प्यास लगी है तो पानी चाहिए, इच्छा है तो तुरंत पूरी होनी चाहिए। इड कहती है, मुझे अभी चाहिए। उसे समाज की परवाह नहीं होती, न नियमों की न नैतिकता की। वो केवल इच्छा को जानती है। लेकिन अगर केवल इड ही होती तो मनुष्य समाज में रह ही नहीं सकता। इसलिए मन में दूसरी शक्ति भी होती है, ईगो। ईगो वास्तविकता को समझती है। वो जानती है कि हर इच्छा तुरंत पूरी नहीं हो सकती। अगर इड कहती है अभी खाना चाहिए तो ईगो सोचती है ठीक है, लेकिन सही समय पर। ईगो एक तरह से मन का व्यवस्थापक है। वो इड की इच्छाओं और बाहरी दुनिया की वास्तविकता के बीच संतुलन बनाती है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि मन में एक तीसरी शक्ति भी रहती है, सुपर ईगो। ये समाज की आवाज़ है। ये वो नैतिकता है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है और क्या बुरा। अगर इड कहती है मुझे ये चाहिए तो सुपर ईगो पूछता है क्या ये सही है। यही शक्ति हमें अपराध बोध भी महसूस कराती है। जब हम कोई गलत काम करते हैं तो भीतर से एक आवाज़ आती है, ये ठीक नहीं था। फ्रॉयड ने कहा, मानव जीवन वास्तव में इन तीनों शक्तियों के बीच संतुलन की कहानी है। इड चाहती है सुख, सुपर ईगो चाहता है नैतिकता, और ईगो कोशिश करता है दोनों के बीच समझौता करने की। यही संघर्ष हमारे निर्णयों को जन्म देता है। यही संघर्ष हमारे व्यक्तित्व को बनाता है। लेकिन इस संघर्ष में कई बार कुछ इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समाज स्वीकार नहीं करता। तब मन उन्हें दबा देता है, और यही दबे हुए भाव आगे चलकर एक नई समस्या पैदा करते हैं, जिसे फ्रॉयड ने कहा दमन, रेप्रेशन।
और यही बनने वाला था मानव मन के रहस्य का अगला अध्याय। अध्याय 6, दमन की कहानी। मानव मन की गहराइयों को समझते समझते सिगमंड फ्रॉयड एक और महत्वपूर्ण निष्कर्ष तक पहुंचे। उन्होंने देखा कि मनुष्य के भीतर कई इच्छाएं और भावनाएं होती हैं, लेकिन समाज में जीने के लिए हर इच्छा को खुलकर जी पाना संभव नहीं होता। कई इच्छाएं ऐसी होती हैं जिन्हें समाज गलत मानता है। कई भावनाएं ऐसी होती हैं जिन्हें हम खुद स्वीकार नहीं करना चाहते। तब मन एक अजीब तरीका अपनाता है। वो उन भावनाओं को दबा देता है, जैसे कोई व्यक्ति किसी दर्दनाक याद को अपने मन के सबसे गहरे कोने में छिपा दे। फ्रॉयड ने इस प्रक्रिया को नाम दिया रेप्रेशन, दमन। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है। दबी हुई इच्छाएं वास्तव में कभी समाप्त नहीं होतीं। वे केवल दिखाई देना बंद कर देती हैं, जैसे अंगारों को राख के नीचे दबा दिया जाए। ऊपर से सब शांत लगता है, लेकिन भीतर आग अभी भी जल रही होती है। फ्रॉयड ने अपने मरीजों में देखा कि ये दबी हुई भावनाएं किसी न किसी रूप में वापस लौटती हैं। कभी वे सपनों में दिखाई देती हैं, कभी अचानक डर बनकर सामने आती हैं, कभी अजीब व्यवहार बनकर, और कई बार वे मानसिक रोगों का रूप भी ले लेती हैं। किसी व्यक्ति को अचानक किसी जगह जाने से डर लगने लगता है, किसी को बिना कारण चिंता होने लगती है, किसी को ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य बोझ उसके मन पर रखा हो। फ्रॉयड का मानना था कि इन समस्याओं के पीछे अक्सर दबी हुई यादें और भावनाएं छुपी होती हैं। ऐसी यादें जिन्हें मन स्वीकार नहीं करना चाहता, इसलिए वो उन्हें अवचेतन में छिपा देता है। लेकिन अवचेतन में छुपी चीजें हमारे जीवन से गायब नहीं होतीं। वे हमारे व्यवहार को अदृश्य रूप से प्रभावित करती रहती हैं। इसीलिए फ्रॉयड ने एक गहरी बात कही, जो चीज़ दबाई जाती है वही सबसे ज्यादा शक्ति प्राप्त कर लेती है। जितना हम किसी भावना को दबाते हैं, वो उतनी ही ताकत के साथ किसी और रूप में वापस आती है। यही कारण था कि फ्रॉयड ने सोचा, अगर मनुष्य को वास्तव में स्वस्थ बनाना है तो केवल शरीर का इलाज काफी नहीं है। हमें मन की गहराइयों तक जाना होगा। हमें उन दबी हुई भावनाओं को समझना और व्यक्त करना होगा। यहीं से जन्म लेने वाला था एक बिल्कुल नया उपचार तरीका, एक ऐसा तरीका जो मन के छुपे हुए रहस्यों को सामने लाने की कोशिश करता है। और इसी पद्धति को दुनिया जानने वाली थी, मनोविश्लेषण, साइको एनालिसिस के नाम से। अध्याय 7, मनोविश्लेषण का जन्म। अब तक सिगमंड फ्रॉयड एक बात समझ चुके थे, मनुष्य की कई समस्याएं केवल शरीर की बीमारी नहीं होती, उनका संबंध मन की गहराइयों से होता है। दबी हुई यादें, अनकही भावनाएं, अधूरी इच्छाएं, ये सब अवचेतन में छिपकर मनुष्य के जीवन को प्रभावित करती रहती हैं। लेकिन एक सवाल अभी भी था, अगर समस्या अवचेतन में छिपी है तो उसे बाहर कैसे लाया जाए? इसी प्रश्न ने फ्रॉयड को एक नई पद्धति की ओर ले गया। उन्होंने एक बिल्कुल अलग तरह का इलाज शुरू किया। ये इलाज दवाइयों से नहीं था, ये इलाज बातचीत से था। फ्रॉयड अपने मरीजों को एक शांत कमरे में बुलाते। कमरे में एक लंबा सोफा रखा होता। मरीज उस सोफे पर आराम से लेट जाता और फ्रॉयड उसके पीछे कुर्सी पर बैठ जाते। फिर वे मरीज से केवल एक ही बात कहते, जो भी आपके मन में आए, बिना सोचे, बिना रोके, सब बोलिए। कोई सेंसर नहीं, कोई नियंत्रण नहीं, कोई डर नहीं, बस मन में जो विचार आए उसे शब्दों में व्यक्त करना। इस प्रक्रिया को नाम दिया गया फ्री एसोसिएशन, मुक्त संबद्धता। शुरुआत में ये प्रक्रिया अजीब लगती थी। मरीज कभी बचपन की बात करने लगता, कभी किसी सपने की, कभी किसी डर की, कभी किसी ऐसे अनुभव की जिसे वो वर्षों से भूल चुका था। लेकिन धीरे धीरे एक आश्चर्यजनक बात सामने आने लगी। जैसे जैसे व्यक्ति बोलता जाता, वैसे वैसे उसके मन की गहराइयों में छिपी परतें खुलने लगतीं। दबी हुई यादें सामने आने लगतीं, दबी हुई भावनाएं शब्दों में बदलने लगतीं, और कई बार मरीज की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगतीं। फ्रॉयड ने समझ लिया था, मन को स्वस्थ करने के लिए उसे समझना जरूरी है। दबी हुई भावनाओं को अवचेतन में कैद रखने के बजाय उन्हें चेतन में लाना जरूरी है। इसी पद्धति को उन्होंने नाम दिया साइको एनालिसिस, मनोविश्लेषण। ये केवल एक चिकित्सा पद्धति नहीं थी, ये मनुष्य को समझने का एक नया दर्शन था। धीरे धीरे ये विचार यूरोप में फैलने लगा। कुछ लोग इससे प्रभावित हुए, कुछ लोगों ने इसका विरोध किया, लेकिन एक बात निश्चित थी,
फ्रॉइड ने मानव मन के अध्ययन में एक नई क्रांति की शुरुआत कर दी थी और अब ये क्रांति दुनिया भर में बहस और विवाद का विषय बनने वाली थी। अध्याय 8 विवाद और विरोध। जैसे जैसे सिगमंड फ्रॉइड के विचार फैलने लगे, वैसे वैसे उनके आसपास एक बड़ा विवाद भी खड़ा होने लगा। यूरोप का बौद्धिक समाज उस समय विज्ञान और तर्क पर बहुत गर्व करता था। वैज्ञानिक प्रयोगशालाओं में सिद्ध होने वाली बातों को ही सच्चा ज्ञान माना जाता था। लेकिन फ्रॉइड जो कह रहे थे वो कुछ अलग था। वे कह रहे थे कि मनुष्य के व्यवहार को समझने के लिए केवल शरीर और दिमाग का अध्ययन पर्याप्त नहीं है। हमें उस अदृश्य संसार को भी समझना होगा जो अवचेतन मन में छिपा हुआ है। कई वैज्ञानिकों को यह विचार पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, ये सब कल्पना है, ये विज्ञान नहीं है। उनका तर्क था कि अवचेतन मन को सीधे मापा नहीं जा सकता, इसलिए इसे वैज्ञानिक सिद्धांत नहीं माना जा सकता। लेकिन विवाद यहीं खत्म नहीं हुआ। फ्रॉइड के कुछ विचार उस समय के समाज के लिए बहुत असहज थे। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार के पीछे एक शक्तिशाली प्रेरणा काम करती है, यौन प्रेरणा, सेक्सुअल ड्राइव। फ्रॉइड का मानना था कि मनुष्य की कई इच्छाएं और भावनाएं यौन ऊर्जा से जुड़ी होती हैं और ये ऊर्जा बचपन से ही मनुष्य के व्यक्तित्व को प्रभावित करती है। उस समय का समाज इन बातों पर खुलकर चर्चा करने का आदी नहीं था, इसलिए कई लोगों को फ्रॉइड के विचार बहुत आपत्तिजनक लगे। कई विद्वानों ने उनकी कड़ी आलोचना की। कुछ ने उन्हें अत्यधिक कल्पनाशील कहा, कुछ ने उनके सिद्धांतों को अशोभनीय और अतिशयोक्तिपूर्ण बताया। लेकिन विरोध के बावजूद फ्रॉइड के विचार रुक नहीं पाए। धीरे धीरे यूरोप और अमेरिका में कई युवा मनोवैज्ञानिक उनके काम से प्रभावित होने लगे। नई पीढ़ी के विचारकों को लगा कि फ्रॉइड ने मानव मन के अध्ययन का एक नया द्वार खोल दिया है। अब मनोविज्ञान केवल व्यवहार का अध्ययन नहीं रहा, ये बन गया था मानव मन की गहराइयों की खोज। और इसी खोज से प्रेरित होकर फ्रॉइड के कई शिष्य आगे आए। लेकिन समय के साथ इनमें से कुछ शिष्यों ने फ्रॉइड के विचारों से अलग रास्ता भी चुना और यही बनने वाला था मनोविज्ञान की अगली कहानी। अध्याय 9 आधुनिक मनोविज्ञान पर प्रभाव। समय धीरे धीरे आगे बढ़ता गया। विज्ञान ने नई खोजें की, नई तकनीकें आईं और मनोविज्ञान भी लगातार विकसित होता रहा। आज का मनोविज्ञान सिगमंड फ्रॉइड के समय से बहुत आगे पहुंच चुका है। नई शोध पद्धतियां विकसित हो चुकी हैं। मानव मस्तिष्क को समझने के लिए अब न्यूरोसाइंस, ब्रेन स्कैन और आधुनिक प्रयोगशालाएं मौजूद हैं। लेकिन एक बात आज भी स्वीकार की जाती है, फ्रॉइड ने मानव मन के अध्ययन की दिशा बदल दी। उन्होंने पहली बार ये साहसिक विचार रखा कि मनुष्य का व्यवहार केवल चेतन विचारों से नहीं बनता, उसके पीछे एक गहरा अवचेतन संसार भी काम करता है। आज भी मनोविज्ञान में कई महत्वपूर्ण विचार किसी न किसी रूप में फ्रॉइड से जुड़े हुए हैं, जैसे मनुष्य के व्यक्तित्व पर बचपन के अनुभवों का गहरा प्रभाव, या ये विचार कि मनुष्य के भीतर कई भावनाएं और इच्छाएं चेतना से बाहर छिपी रह सकती हैं। सपनों के अध्ययन में भी फ्रॉइड का योगदान ऐतिहासिक माना जाता है। हालांकि आधुनिक मनोविज्ञान सपनों को समझने के लिए अब कई अलग अलग दृष्टिकोण अपनाता है। फ्रॉइड के विचारों से प्रेरित होकर कई नए मनोवैज्ञानिक आगे आए। उनमें से कुछ तो उनके सबसे करीबी शिष्य भी थे। उनमें एक नाम था कार्ल जुंग। जुंग ने भी अवचेतन मन का अध्ययन किया, लेकिन उन्होंने फ्रॉइड से आगे जाकर सामूहिक अवचेतन, कलेक्टिव अनकॉन्शियस का विचार प्रस्तुत किया, यानी ऐसा अवचेतन जो केवल एक व्यक्ति का नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का साझा अनुभव हो। फ्रॉइड के एक और महत्वपूर्ण शिष्य थे अल्फ्रेड एडलर। एडलर ने मनोविज्ञान में हीनता बोध, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और श्रेष्ठता की आकांक्षा जैसे विचार दिए। लेकिन समय के साथ जुंग और एडलर दोनों ने फ्रॉइड से अलग रास्ता चुन लिया। वे मानते थे कि मानव व्यवहार को केवल यौन प्रेरणा से समझना पर्याप्त नहीं है, इसके पीछे सामाजिक, सांस्कृतिक और व्यक्तिगत कारण भी होते हैं। फिर भी एक बात स्पष्ट थी, फ्रॉइड ने जो प्रश्न उठाए थे वे इतने गहरे थे कि पूरी पीढ़ियों के मनोवैज्ञानिक उन पर विचार करते रहे। मानव मन का रहस्य अब एक नई दिशा में बढ़ चुका था और इस यात्रा के अंत में एक बड़ा प्रश्न अभी भी बाकी था, क्या मनुष्य वास्तव में खुद को जानता है? अध्याय 10 मनुष्य खुद को कितना जानता है। मानव मन की इस लंबी यात्रा के अंत में हम फिर उसी प्रश्न पर लौटते हैं जिससे ये कहानी शुरू हुई थी।
वो प्रश्न जो कभी सिगमंड फ्रॉइड के मन में उठा था, मनुष्य खुद को कितना जानता है। सदियों तक मनुष्य ने ये विश्वास किया कि वो एक तर्कशील प्राणी है। वो सोचता है, निर्णय लेता है और अपने जीवन का स्वामी है। लेकिन फ्रॉइड की खोजों ने इस विश्वास को चुनौती दी। उन्होंने कहा, मनुष्य का मन केवल तर्क से नहीं चलता, उसके भीतर छुपी होती हैं कई गहरी शक्तियाँ। ऐसी शक्तियाँ जिन्हें हम हमेशा देख नहीं पाते। हमारे भीतर छुपी होती हैं इच्छाएं जो कभी पूरी नहीं हो पाईं, भय जो बचपन से हमारे साथ चले आ रहे हैं, स्मृतियां जिन्हें हमने भुला दिया है या भुलाना चाहा है। ये सब मिलकर हमारे व्यवहार को प्रभावित करती रहती हैं। कभी हमें पता भी नहीं चलता कि हम जो कर रहे हैं उसके पीछे कौन सी भावना काम कर रही है। फ्रॉइड ने एक बार एक गहरी बात कही थी, मनुष्य अपने ही घर का मालिक नहीं है। इसका अर्थ ये था कि हम अपने मन को उतना नहीं जानते जितना हम समझते हैं। हम सोचते हैं कि हम पूरी तरह अपने विचारों को नियंत्रित करते हैं, लेकिन हमारे भीतर एक विशाल अवचेतन संसार है जो चुपचाप हमारे जीवन को प्रभावित करता रहता है। फ्रॉइड की सबसे बड़ी देन शायद यही थी। उन्होंने मनुष्य को अपने भीतर झांकने की प्रेरणा दी। उन्होंने ये दिखाया कि मनुष्य का असली ज्ञान केवल बाहरी दुनिया को समझने से नहीं आता। वो तब आता है जब हम अपने भीतर के संसार को समझने लगते हैं, अपनी इच्छाओं को, अपने डर को, अपनी यादों को। और शायद यही मानव आत्मज्ञान की सबसे बड़ी यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जो आज भी जारी है, क्योंकि मानव मन का रहस्य अब भी पूरी तरह खुला नहीं है। और शायद यही कारण है कि फ्रॉइड की कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या हम सच में खुद को जानते हैं? श्रोताओं, मानव इतिहास में कुछ विचार ऐसे होते हैं जो केवल एक सिद्धांत नहीं होते, वे हमारी स्वयं की समझ को बदल देते हैं। सिगमंड फ्रॉइड का विचार भी ऐसा ही था। उन्होंने हमें ये सिखाया कि मनुष्य केवल वो नहीं है जो बाहर दिखाई देता है। हमारे भीतर एक और संसार है, एक ऐसा संसार जहां हमारी इच्छाएं रहती हैं, हमारे भय छुपे रहते हैं और हमारी यादें चुपचाप हमारे जीवन को आकार देती रहती हैं। फ्रॉइड ने हमें एक दर्पण दिया, मन का दर्पण, और उस दर्पण में झांकना कभी-कभी आसान नहीं होता, क्योंकि वहां हम केवल अपनी अच्छाइयां नहीं देखते, हम अपने डर, अपनी कमजोरियां और अपने छुपे हुए सत्य भी देखते हैं। लेकिन शायद यही आत्मज्ञान की शुरुआत है, क्योंकि जब मनुष्य अपने भीतर के संसार को समझना शुरू करता है, तभी वो वास्तव में स्वतंत्र होने की दिशा में पहला कदम उठाता है। इसी विचार के साथ आज की ये मन यात्रा यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई हो तो इसे अपने मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। आप सुन रहे थे रेडियो पाठशाला, जहां हम खोजते हैं धर्म, दर्शन, समाज और विज्ञान के गहरे सत्य। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा के साथ। तब तक याद रखिए, सबसे रहस्यमय दुनिया हमारे अपने मन के भीतर छुपी है।